Hello students, I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all. I hope you are healthy, safe and sound. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होती हैं। सॉल्यूट यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल रहेगा और फिलहाल के लिए सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। NaCl जैसे सॉल्यूट्स पानी में जाकर डिसोसिएट कर जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सॉल्यूट्स पानी में जाकर एसोसिएट कर जाते हैं, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस इन व्हिच सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। डिसोसिएट वाला एसोसिएट वाला केस हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। देयर आर 4 टाइप्स: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, fourth osmotic pressure and osmosis। हमने इसमें सीखा कि पहले वेपर प्रेशर क्या है। प्रेशर exerted by vapors is called vapor pressure under constant conditions in a closed container। कैसे मेजर होगा ये कल आपको सिखा दिया गया था। अब वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है फ्रीजिंग पॉइंट। हमने दो की बात करी थी, वेपर प्रेशर कम हो जाना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो गई थी। बॉइलिंग पॉइंट की बात आज मैं शुरू करने वाला हूँ। 2 सवाल कर लिए थे, कुछ सवाल होमवर्क के भी आपको क्लास में दे दिए गए थे। कुछ बच्चों ने आंसर भेजे, कुछ ने नहीं भेजे। जिन्होंने नहीं भेजे प्लीज आंसर भेजिए, ट्राई कीजिए, होगा आपसे। 2 दिन का ब्रेक भी है अभी, तो उसमें दोबारा से लेक्चर्स देखिए, जहां दिक्कत है वहां पूछ लीजिए। जो टॉपिक कॉमन होंगे, जहां डाउट आएंगे, फिर हो सकता है मैं आने वाले टाइम में आपके कुछ यूट्यूब पर ही लाइव सेशंस भी लेना स्टार्ट कर दूं। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे की कहानी है कि भैया जब आपने कल पानी में नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएबल एसोसिएबल सॉल्यूट डाला था, तो उसको डालने से सरफेस पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए थे, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर में जितने पार्टिकल्स नीचे होंगे उतने ऊपर होंगे, हर तरह इक्वल नंबर से बटे होंगे। तो ऐसे केस में क्या हुआ था कि वेपर प्रेशर पहले के मुकाबले घट गया था। पहले पूरा का पूरा सरफेस वाटर के मॉलिक्यूल से ही घिरा हुआ था, अब कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, तो पहले के मुकाबले वेपर प्रेशर कम हो गया था। उसी को नाम दिया गया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ तक का काम कल का था। अब आज पढ़ते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है ढंग से, तो आज की क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मत पढ़िए, रोक दीजिए। पहले कल का पढ़िए, दिमाग में बैठाइए, नोट्स बनाइए, फिर इस पर आइए। सब इंटरकनेक्टेड है, पढ़ना जरूरी है। कल बताया गया था कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, that temperature is called boiling point of the liquid. If we have two different liquids, one with vapor pressure 0.5 and the other with vapor pressure 0.8, and both are heated in the same quantity and at the same flame, अब क्या होगा? एक का 0.5 और एक का 0.7 या 0.8, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के आसपास होता है, तो 0.5 वाला देर से बॉईल होगा, 0.7 और 0.8 वाला थोड़ा जल्दी बॉईल होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मैंने आपको लिखवाया भी था कि भैया वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का दबाव अगर ज्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। हमने कल क्या पढ़ा? जब आप किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो उससे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वही हमारी पहली हेडिंग थी, वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम
तो उसी की वजह से बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्या बात समझ में आई? तो बोलो हाँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जो आपने पानी में सॉल्यूट ऐड करा था, उस सॉल्यूट के ऐड होने की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, और कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, नोट में सब कुछ लिखा हुआ है, समझा भी दिया। तो अगर बढ़ गया बेटा तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला जाए? वहां पर डेल्टा पी था, यहाँ डेल्टा टी रहेगा, टेम्परेचर की बात हो रही है, और बॉइलिंग है तो बेस पे लगा दीजिए बी, डेल्टा टी बी। कल भी बताया था ज्यादा में से कम वाले को घटाते हैं, तो सॉल्यूशन का बड़ा है ना बेटा। जब पानी में आपने कुछ ऐड कर दिया, कुछ मिला दिया, कुछ घोल दिया, से आपने पानी में चीनी मिला दी, तो उससे पानी का वेपर प्रेशर घट जाएगा, और वेपर प्रेशर घट जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर टी बी नॉट कल की तरह ही, जैसे पी वन नॉट था प्योर सॉल्वेंट का, ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका बेटा? प्योर सॉल्वेंट का। बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा बेटा? ये प्योर सॉल्वेंट का, और ये रहेगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। एक रहेगा सॉल्वेंट का और एक रहेगा सॉल्यूशन का। चेंज हमने निकाल लिया। एक्सपेरिमेंट से पता लगा, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड कि कॉन्सेंट्रेशन से लिंक है इसका, और पता लगा कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये डेरिवेशन जो है इसका बेटा सिलेबस में नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ, आदान प्रदान समझे आप लोग कि अगर आपने पानी में कम डाला है सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर का चेंज भी कम आएगा, और अगर ज्यादा ऐड किया है तो चेंज भी ज्यादा आएगा। तो हमारे सिलेबस में है ना, इसके एक्सपेरिमेंट में लगा दिया। जब आप बीएससी करेंगे तो वहां इसके डेरिवेशंस फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कराए जाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलैलिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपसे क्यों कह रहा था कि आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। 11 क्लास के टॉपिक थे, आते भी होंगे, नहीं आते मेरे को बताइए भैया समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, घर भी आ सकते हैं अगर आप आ सकते हैं तो डेल्टा टीबी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलैलिटी के। मोलैलिटी सिंबल स्मॉल एम होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है बेटा तो कांस्टेंट लगता है। यहाँ कांस्टेंट के बी है। के बी को नाम दिया गया है मोलल, मोलर करते हैं मोलैरिटी हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। भाई बढ़ रहा है तो एलिवेशन कांस्टेंट, घट रहा होता फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। कोई कहे कि केबी को डिफाइन कीजिए तो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकलेगी बेटा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलर कंसंट्रेशन। ये भी किसके बराबर है? डेल्टा टी बी अपॉन एम के, मोलैलिटी के। तो अब हमने देखा कि जो मोलैलिटी है वो तो बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होता है बेटा। मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोल्स अगर सॉल्यूट के हैं तो यानी 2 के हो गए, तो ये बराबर होते हैं W2 अपॉन M2। W2 क्या होता है बेटा? कल भी बात हुई थी, गिवन मास ग्राम में, और M2 क्या होता है बेटा? मोलर मास, और यूनिट क्या रहेगी? ग्राम पर मोल। तो मोलैरिटी बना W2 अपॉन M2 इंटू W1, किसमें बेटा? किलोग्राम में। इस किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मोल्स ऊपर और सॉल्वेंट नीचे, तो यूनिट निकल कर आई मोल पर केजी। किसकी यूनिट? मोलैरिटी की यूनिट मोलैरिटी। अभी यहां पुट करेंगे इसलिए ब्लैक पेन से लिखा है कि सारा फिलहाल आपको मोलैरिटी समझा दिया कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी
सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसकी डेफिनेशन है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में अगर कोई होता है तो उसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करता है और ये 1000 ऊपर ही आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। हमने देखा ध्यान से डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी एम और एम इसके बराबर है, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला बन गया चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन में एम टू इंटू डब्ल्यू वन, और डब्ल्यू वन यहाँ ग्राम में रखोगे क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हमने 1000 लगाया था, और यही 1000 कहाँ आ गया बेटा, यही 1000 ऊपर आ गया। अगर मैं केबी की यूनिट की बात करूं, भाई टेम्परेचर यूनिट तो केल्विन में ही आएगी, तो केबी की यूनिट निकलेगी बेटा डेल्टा टीबी अपॉन एम से। डेल्टा टीबी की यूनिट केल्विन है और मोलैलिटी की मोल पर केजी, तो यूनिट आ गई केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये यूनिट हो गई हमारी केबी की। देखो ध्यान से नोट करो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं। साथ साथ नोट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लिखते रहिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पीछे से रिवाइंड कीजिए। रिकॉर्डेड क्लास देने का यही बेनिफिट है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं, कोई आपका लॉस नहीं होगा, आपको एकदम फ्रीडम दे दी गई है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, पढ़िए, दोस्तों से कहिए पढ़ के देखें वो भी बेटा, ठीक है, बाकी उनकी इच्छा है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा। अब कुछ ज़रूरी बातें, टेम्परेचर हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में ही मेजर करते हैं, वो बात ध्यान रखनी है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का ध्यान रखना है आपको 373.15 केल्विन, हम नॉर्मली लेके चलते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में लो तो बेटा 100, और केल्विन में लूँ अगर तो 373.15 केल्विन, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली की बात की जाए तो। अब एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, सिंपल से आपको ध्यान देंगे। कई बार ऐसा होता है कि चेंज की बात आएगी बेटा, यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट का चेंज ही निकालेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी भी निकालेंगे हर बार, तो डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझिए कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का चेंज दिया जाए, सुन रहे हैं ध्यान से, कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का चेंज दिया जाए तो वो चेंज हमेशा बराबर होता है, चाहे वो चेंज आप निकालिए केल्विन में, चाहे वो चेंज निकालिए डिग्री सेल्सियस में। दोबारा से, पानी में कुछ मिला देने से जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया वो 5 डिग्री का आया, 5 डिग्री सेल्सियस का, तो यही चेंज ऑटोमेटिकली 5 केल्विन का बन जाएगा। मतलब अगर चेंज की बात करेंगे तो चेंज हमेशा सेम होता है, चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया जाए चाहे केल्विन में। अब यूनिट हमारी केल्विन में है, वो क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको डिग्री में देंगे, 5 डिग्री का चेंज आ गया भैया, तो आप उसे ऑटोमेटिकली 5 केल्विन कर देंगे। कैसे, समझिए बिल्कुल ध्यान से बेटा। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है, और केल्विन में ये बनेगा 273.15 केल्विन। बोलो सही है कि नहीं भैया, नहीं तो चेंज होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कोई टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, तो 273 से बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, 283.15 केल्विन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 पे जाएगा तो भी 10 का चेंज, और 273 से 283 क्या केल्विन, भाई ये 0 डिग्री का मतलब है 273.15 केल्विन, और 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 283.15 केल्विन। अब दोनों का ही चेंज निकाल लो, आप पढ़े लिखे हो इतना तो। चेंज कितने का हुआ, 10 डिग्री, और यहाँ 10 केल्विन का, तो चेंज हमेशा क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी कैलकुलेशंस तो केल्विन में चलनी है, तो सारी कहानी भी केल्विन में ही रहनी चाहिए। पेपर में कभी डिग्री सेल्सियस में दे दें और आप उसे कन्वर्ट करने लगे तो टाइम ही खराब होगा। तो अगर चेंज दिया है, मैं पहले कह रहा हूँ चेंज 0 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया, अगर वो डिग्री में दिया है तो वही चेंज केल्विन के बराबर भी होगा। नहीं क्लियर हुआ, पीछे पहुंचिए, एग्जाम्पल फिर से देखिए, दिमाग में बात सेट हो जाएगी। अब ग्राफ में इसका अभी इसलिए नहीं समझा रहा आपको, एनसीईआरटी में ग्राफ भी है कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के ग्राफ एक साथ ही करेंगे।
तो पहले बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं, समझ लिया थोड़ा सा, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे, उस पर सवाल करेंगे, फिर दोनों के ग्राफ इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि एक में प्रेशर बढ़ना है और एक में प्रेशर घटना है, तो कहानी सेम सी है। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। बताइए क्या लिखा है, कोई है नहीं वैसे तो, क्या लिखा है, पानी लेके चलते हैं हमेशा, पानी है कितने ग्राम दे रहे हैं इस बार, वाटर दिया है इस बार 700 ग्राम, और उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करा गया है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन उसके 5 ग्राम ऐड करे हैं, ठीक है। उसके ऐड करने से जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आया है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का आया है। हमने कहा ठीक है, तो उसका मोलर मास निकाल दीजिए। जब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। अगर आप गिवन तमीज में लिखते हैं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्वेंट 1 है, ग्राम में गिवन है, ग्राम में गिवन है। W2 भी सॉल्वेंट है, ग्राम में गिवन है, ग्राम में, यूनिट सेम है, कोई चेंज कोई कन्वर्जन नहीं करना। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दिया है, हमें केल्विन में लेना होता है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली केल्विन के भी बराबर हो जाएगा। मोलर मास आपसे निकालने के लिए कहा गया है और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया है। न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर सिंपल है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड वैसे भी नहीं है, लेकिन करने पड़ेंगे आपको। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लिया एक बार तो क्वेश्चन भी आप आराम से कराएंगे। इस बात की गारंटी है कि अगर आप ध्यान से पूरी एनसीईआरटी करते हैं तो ऐसा किसी भी हालत में नहीं हो सकता कि आपके सवाल पेपर में गलत हो। एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड्स में नहीं आता है, पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर प्रैक्टिस के लिए हम और चीज़ें भी करेंगे जब टेस्ट वगैरह होंगे। तो क्या है, बात समझ में आई बेटा? अब सीधा आओ एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन सही लिखना होता है बिल्कुल, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में, यही हमारा फॉर्मूला भी है। अब हमने ध्यान से देखा बेटा, गिवन लिखा, जब बोर्ड मार्किंग होगी आधा नंबर, फॉर्मूला लिखा आधा नंबर, वैल्यू पुट करोगे आधा नंबर, सॉल्व करोगे आधा नंबर, सही आंसर आया आधा नंबर, यूनिट सही लगाई आधा नंबर, हो गया 3 नंबर का सवाल। कल बोर्ड का सवाल भी दिया था, एक देखा होगा आपने, 3 नंबर का सवाल आता है। तो आधे आधे नंबर ऐसे ऐसे बटे होते हैं। बच्चे करते क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, वैल्यू गलत, आधा नंबर भी नहीं मिलता। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए, नंबर पूरे आएंगे बेटा, कहीं नहीं कटेंगे। न्यूमेरिकल्स वैसे ही काम आते हैं हमारे केमिस्ट्री में, तो जो आते हैं उनको तो अच्छे से करना होगा ना। 12 से 15 नंबर की वेटेज है बेटा, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स है और किसी में है भी नहीं। अब हुआ क्या, वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। तो KB की वैल्यू हमारे पास है, आप देखिए 0.52, बहुत आराम से जैसे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। W2 5 ग्राम है, ऊपर 1000 भी लगाना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। M2 हमें निकालना है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। और क्या है बेटा, 700 ग्राम है। कुछ हट रहा हो तो हटा दीजिए, 0 हट रहे हटा दीजिए। M2 और डेल्टा TB की जगह चेंज कर लेते हैं, फिर आपके लिए ही काम बचेगा बस। 0.52 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में डेल्टा TB 0.5 इंटू 7, काटा पीटी करनी होगी, आंसर ग्राम पर मोल में ही आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। 5 0 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, 2 0 नीचे आ गए, 0 से 0 कैंसिल, मोलर मास बहुत कम आएगा ये तो। 52 अपॉन में 7, 7 7 जा 49, सही है, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा 14, 7.42 के आसपास आ रहा है मेरा आंसर, एक बार आप चेक कर लीजिए। देखो 52 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49, 3 आया, पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28 आया 2, 7 2 जा 14। ठीक है बेटा, ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक सवाल और देखते हैं, फिर आपके लिए भी 2 होमवर्क रहेंगे और बॉइलिंग पॉइंट वाली कहानी खत्म। एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
पढ़िए और बताइए मुझे क्या है कहानी। हाँ जी, क्या पूछ रहा है इस बार? इस बार सवाल कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट निकालिए सॉल्यूशन। जब 850 ग्राम पानी में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला गया है और जो सॉल्यूट डाला गया है उसका मोलर मास 110 ग्राम पर मोल है, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें डेल्टा टी भी नहीं पता, तो पहले वो निकालेंगे और उसी की हेल्प से हम टी भी निकालेंगे। सॉल्वेंट हमारा वाटर ही है, तो हमें टी बी नॉट ऑलरेडी पता होता है 373.15 केल्विन। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया जाए तो वो ले लीजिए, नहीं दिया है तो 373.15 कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन का तरीका वही है, कहानी सारी वही है, ध्यान से पढ़ा। 10 ग्राम कोई सॉल्यूट डाला गया है जिसका मोलर मास 110 ग्राम पर मोल है 850 ग्राम पानी में, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है बेटा, उसी को हम देखते हैं अभी। वैल्यू पुट करूं, ठीक है बेटा, फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज हो गई, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका यही है, पहले बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आइए, वैल्यूज पुट कीजिए, आराम से काटिए भाई। 3 न्यूमेरिकल सारे आने बोर्ड में, ध्यान से। के बी कितना है भाई 0.52, W2 कितना है बेटा 10 रखेंगे, 850, मोलर मास 110 और 1000 बेटा। कुछ हट रहा हो तो हटा दीजिए, सही है। अब देखते हैं 5 से कर सकता है कुछ, 5 2 जा, और ये कितने से जाएगा बेटा, काटिए इसको, 5 1 जा 5 और 5 7 17 से जाएगा बेटा, ये 17 आ गया, तो ये बना 0.52 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन में 11 इंटू 17। देखो सही है ना बेटा, 17×5 पॉइंट हटाया, 2 0 लगाए, 0 से 0 कटा, 2 से ये कटा 5, तो ये बचा 52, ऊपर तो बचाएंगे 52 अपॉन में 11 इंटू 17 इंटू 5। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा आने वाला है, वो आप खुद ही निकालेंगे। 5 10 जा 50, 2 बचा पॉइंट लगाकर 0, तो ये आ जाएगा 10.4, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10.4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 17, 11 इंटू 17 क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में। अब आप चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, उसके बाद डेल्टा टी भी निकालने के लिए -373.15 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो टी बी विल बिकम डेल्टा टी बी प्लस 373.15। टी बी से हमने टी बी निकाल लिया, टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी प्लस 373.15। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, फ्रीजिंग पॉइंट वाला काम फ्रेश डे पे ही करेंगे, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत है, पीछे का बैकलॉग भी हो गया है, आराम से पढ़िए, बिल्कुल पेशेंटली पढ़िए, एक एक दिन में एक हेडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से करिए, जब आप ध्यान से करेंगे तो आपका टॉपिक पक्का हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट वाला आप खुद पढ़िए एक बार, कहीं कोई समस्या आए पूछिए। दोबारा से बेटा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्या पढ़ा हमने। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी बात बेटा, सॉल्यूट अभी नॉन वॉलेटाइल रहना चाहिए, डिसोसिएट भी ना हो, एसोसिएट भी ना हो। उसके बाद हमने बताया कि जब पानी में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट जाने की हेडिंग बनाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला निकालिए, काम पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया जब वेपर प्रेशर घटता है तो उसी घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, कहानी ऐसे ही चलती है। उसके बाद हमें बताया गया कि बॉइलिंग पॉइंट का जो चेंज है वो केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो, वो हमेशा सेम होता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज सेम। फिर बताया गया एक्सपेरिमेंटली पता लगा
कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है, क्या यूनिट है, बता दी। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया केबी। केबी का नाम है इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट की इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। वाटर के लिए मैंने आपको बता दी थी, बाकी वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में गिवन आती हैं तो याद नहीं करनी है। वाटर के लिए याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। उसके बाद हमने सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करे, तो आपको 2-3 मेरे करने के लिए भी दिए, ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत आए पूछिए, रीडिंग कीजिए। ग्राफ फ्रीजिंग पॉइंट वाले के और बॉइलिंग पॉइंट वाले के मैं आपको अलग से कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।